दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के चिल्ड्रन आईसीयू में 8 साल की परी की सांसें मशीनों के सहारे चल रही थीं। उसकी मां रेखा रात भर बेटी का हाथ थामे बैठी थी, हर पल बस इतना दुआ मांगते हुए, भगवान मेरी बच्ची को बचा लो। डॉक्टर सत्येंद्र, जिनकी गिनती दिल्ली के सबसे काबिल बाल रोग विशेषज्ञों में होती थी, ने मुस्कुराकर भरोसा दिलाया था, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। रेखा को लगा जैसे भगवान ने डॉक्टर के रूप में कोई फरिश्ता भेजा हो। परंतु अगली सुबह आईसीयू से एक डरावनी खबर आई, परी की अचानक मौत हो गई। डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा, कार्डियक अरेस्ट था, हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कुछ अजीब था। परी की मां ने देखा कि बेटी की उंगलियों पर सुई के निशान कुछ ज्यादा थे और उसकी आंखें अध खुली थीं, जैसे मौत ने उसे झकझोर कर छीना हो। पुलिस केस नहीं हुआ, लेकिन एक इंटर्न नर्स ने उसी शाम वार्ड बॉय से कहा, क्या तुम्हें पता है, डॉक्टर साहब ने पिछले महीने भी 2 बच्चों को रात में ही खो दिया था। सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। पिछले 6 महीनों में सत्येंद्र की देखरेख में 12 बच्चों की मौत हो चुकी थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई मेडिकल कारण सामने रख दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में बार बार एक चीज दोहराई जाती थी। हर बार रात 2 से 3 बजे के बीच डॉक्टर आईसीयू में अकेले जाते थे। केस पे केस रफा दफा हो रहे थे और अस्पताल प्रशासन, जो उनके रिसर्च ग्रांट्स और नाम के दम पर चलता था, चुप था। क्या यह सिस्टम की मिली भगत थी? क्या इंसान की जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती हो चुकी थी? एक रात वही इंटर्न नर्स नेहा हिम्मत करके आईसीयू के कैमरे के लाइव फीड को अपने फोन पर रिकॉर्ड किया, और जो उसने देखा वह रूह कंपा देने वाला था। सत्येंद्र ने परी के वेंटिलेटर का प्लग खुद निकाला, फिर उसे कोई नीला तरल इंजेक्शन देकर बाहर चले गए। अगले ही पल ईसीजी लाइन सीधी हो गई। डॉक्टर खुद मौत का देवता बन बैठा था। सवाल यह नहीं था कि क्यों, सवाल था कैसे। नेहा ने यह वीडियो एक अज्ञात पत्रकार को भेजा और अगले ही दिन वह गायब हो गई। उसका फोन अस्पताल की बायोमेडिकल वेस्ट में जला हुआ मिला। उसी रात डॉक्टर सत्येंद्र के केबिन में एक पुराने फाइल की दराज में एक नोट मिला, ऑपरेशन शुद्ध फेज 3 कंप्लीट। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक मानसिक विकृति है या किसी बड़े साजिश का हिस्सा? नेहा की मां शीला देवी सुबह अस्पताल पहुंची तो बेटी की मौजूदगी की कोई खबर नहीं थी। रिसेप्शन पर सिर्फ एक ठंडी सी मुस्कुराहट मिली। शायद वो ड्यूटी पर नहीं आई। मां की आंखों में आंसू भर आए। कल रात आखिरी बार नेहा ने कॉल किया था, मम्मी मुझे कुछ बहुत बड़ा मिला है, अगर कुछ हो जाए तो बस मेरा सच सबको बता देना। अब ना उसकी कॉल लग रही थी, न लोकेशन मिल रही थी। मां की हिचकियां जैसे इस बेदर्द शहर की चुप्पी में गुम हो रही थीं। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। रात 2:37 नेहा को आखिरी बार अस्पताल के बेसमेंट में जाते देखा गया। एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे गया। सफेद कोट में था, लेकिन चेहरा ढंका हुआ। 3:02 वही व्यक्ति अकेले बाहर आया। उसके हाथ में एक काले रंग की फाइल थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, अस्पताल के सिस्टम में उस समय की कोई ऑफिशियल एंट्री नहीं थी, जैसे नेहा कभी वहां थी ही नहीं। एक इंसान, एक बेटी, एक बहादुर आवाज 1 सेकंड में गायब कर दी गई। जब पत्रकार रवि वर्मा ने इस वीडियो क्लिप को ऑनलाइन पोस्ट करने की कोशिश की, वेबसाइट डाउन हो गई, अकाउंट डिलीट हुआ और उसी रात उसके अपार्टमेंट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने शॉर्ट सर्किट का बहाना बना दिया, लेकिन पड़ोसियों ने एक नकाबपोश को भागते हुए देखा था। क्या यह केवल सत्येंद्र की करतूत थी या कोई संगठित क्लीन अप ऑन ऑपरेशन चलाया जा रहा था? एक एक करके सबूत मिटाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे शहर के इस नामी अस्पताल के भीतर ही एक खौफनाक गुप्त सत्ता काम कर रही थी। नेहा के गायब होने के 2 दिन बाद सफदरजंग अस्पताल के पीछे की नाली में एक बोरी मिली। बोरी में इंसानी शरीर के टुकड़े थे, आधा चेहरा जला हुआ, लेकिन एक हाथ की उंगलियों में वही नीली नेल पॉलिश जो नेहा पहनती थी। डीएनए टेस्ट ने पुष्टि की वो नेहा थी, मगर जो बात सबको हैरान कर गई वो ये थी कि उसके गले में एक लटकता हुआ कार्ड था। उस पर लिखा था, वार्निंग टू ट्रुथ सीकर्स, फेज 4 बिगिंस। यानी ये हत्या सिर्फ किसी गुस्से या डर के कारण नहीं थी, ये किसी सुनियोजित प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। रवि वर्मा, जो अब अंडरग्राउंड था, ने एक पुरानी सरकारी फाइल ढूंढ निकाली, ऑपरेशन शुद्धि
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म 2002 में बंद किया गया एक गुप्त प्रोजेक्ट। उसमें कुछ नाम दर्ज थे। डॉ सत्येंद्र का नाम वहां भी था, लेकिन सबसे ऊपर लिखा था मुख्य वैज्ञानिक डिजाइनर डॉ माधवदेव, स्टेटस डिसीज्ड 2003। लेकिन इस केस से जुड़े एक और शख्स ने दावा किया कि उसने डॉ माधवदेव को 3 हफ्ते पहले अस्पताल के उसी बेसमेंट में जिंदा देखा है। सवाल अब यह था, क्या मौतें सिर्फ हत्या थीं या एक साइंटिफिक मानव परीक्षण? वो बेसमेंट कभी अस्पताल का हिस्सा नहीं था, कम से कम मेडिकल रिकॉर्ड में तो नहीं। लेकिन फिर वहां बिजली कौन सप्लाई करता था? वहां लगे कैमरे किस सर्वर से जुड़े थे? और उस गुप्त कमरे में पड़ी इंसानी खोपड़ियों का क्या था, जो अब भी नंबरों के साथ जारों में सहेजी गई थी? रवि वर्मा जब उस जगह पहुंचा, उसे एहसास हुआ उसने इंसानियत की कब्रगाह में कदम रख दिया है। नेहा की मौत को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन उसकी मां हर सुबह अस्पताल के बाहर खड़ी हो जाती थी। उम्मीद, शायद आज कोई उसकी बेटी का फोन लौटा दे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखों में नींद नहीं और होठों पर एक ही सवाल, क्यों मारी मेरी बेटी को? भीड़ उसे देखती आगे बढ़ जाती, जैसे उसकी पीड़ा उनकी दुनिया में कोई मायने नहीं रखती। नेहा अब एक आंकड़ा बन गई थी, लापता नर्स, संदिग्ध मौत। लेकिन मां के लिए वो अब भी उसकी गुड़िया थी, जो हर रात उसके सिरहाने बैठकर कहानियां सुनती थी। रवि वर्मा को एक पुराना डॉक्टर मिला, डॉ हबीब अली। उसने 2002 में ऑपरेशन शुद्ध में जूनियर रिसर्चर के रूप में काम किया था। वो अब मानसिक रोग चिकित्सालय में भर्ती था। लेकिन एक रात रवि को देखकर उसने बड़बड़ाना शुरू किया। बच्चों की नसों में दवा नहीं, अनुभव भरते थे। इंसान से देवता बनाना चाहते थे सत्येंद्र, लेकिन भूल गए देवता अकेले नहीं बनते, राक्षस भी बन सकते हैं। रवि ने जब उसकी लिखी डायरी पढ़ी तो शरीर कांप उठा। उसमें दर्ज था कि ऑपरेशन शुद्धि का उद्देश्य मानसिक विकलांग बच्चों पर एक खास सीरम का परीक्षण करना था, जिससे उन्हें अत्यंत बौद्धिक बनाया जा सके। लेकिन नतीजा 37 मौतें था। सबूत जला दिए गए, केस बंद कर दिया गया और डॉ सत्येंद्र को समर्पित सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया। रवि ने जब इस डायरी के कुछ पन्ने मीडिया को भेजे, न्यूज चैनल्स पर कहानी 2 दिन चली, फिर सब शांत हो गया। एक टीवी एंकर को लाइव शो के दौरान हटा दिया गया, क्योंकि उसने कहा था हमारे बच्चों को विज्ञान की चूहा बना दिया गया। सफदरजंग अस्पताल ने एक प्रेस रिलीज निकाली, डॉक्टर सत्येंद्र देश के सम्मानित चिकित्सक हैं, अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उस रात रवि को 2 अजनबी लोग फॉलो कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तू सच दिखाना चाहता है? देख, ये तेरा ही सच तुझे निगल जाएगा। 3 दिन बाद रवि ने चुपके से अस्पताल के उस बेसमेंट में दाखिल होकर वीडियो रिकॉर्डिंग की। वह जगह इंसानी प्रयोगशाला थी। दीवारों पर नामों की लिस्ट, खून से सने कपड़े और एक कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव ईजी रीडिंग। किसी जीवित व्यक्ति की ब्रेन वेव्स ट्रैक हो रही थी। तभी रवि की नजर एक फोटो फ्रेम पर गई। उसमें नेहा का चेहरा था, लेकिन सफेद कोट में, और नीचे कैप्शन था, फेज 5 कैंडिडेट स्टेबलाइज सब्जेक्ट। यानी नेहा मरी नहीं थी, या उसे मारकर फिर से एक्टिवेट किया गया। रवि जैसे ही वहां से भागा, उसे एक कोना मिला जहां अस्पताल के पुराने डॉक्यूमेंट्स पड़े थे। उनमें से एक फाइल पर मुहर थी, प्रोजेक्ट व्योम, AI इंजीनियर्ड न्यूरोलॉजिकल इंटरफेस, पावर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब सवाल यह था, क्या सफदरजंग अस्पताल सिर्फ चिकित्सा का केंद्र था, या सरकार की गुप्त सैन्य परियोजनाओं का एक प्रायोगिक अड्डा? और सबसे अहम सवाल, नेहा अब कौन है? अस्पताल की बाएं विंग में एक बंद पड़ी वार्ड थी, वार्ड एक्स। वर्षों से ताले में जकड़ी, वहां कोई मरीज नहीं गया, ना कोई स्टाफ। लेकिन उस रात CCTV फुटेज में कुछ ऐसा दर्ज हुआ जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। एक लड़की जिसकी पहचान 30 दिन पहले मृत घोषित की गई थी, वह वहां चलती नजर आई। वह नेहा थी, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। नेहा की मां शीला देवी आज फिर उसी कोने में बैठी थी, जहां कभी नेहा हॉस्पिटल की ड्यूटी के बाद चाय पीने बैठती थी। हाथ में उसकी पुरानी डायरी थी, हर पन्ना दर्द से लिखा गया था। एक पन्ने पर नेहा ने लिखा था, मैं अगर कभी लौट ना पाऊं तो मां, तुम जान लेना कि मैंने हार नहीं मानी थी, बस अकेली पड़ गई थी। मां उस डायरी को सीने से लगाकर रोती रही,
जबकि अस्पताल की दीवारों के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश जिंदा हो रही थी। नेहा अब सिर्फ याद नहीं थी, वो किसी प्रयोग का परिणाम बन चुकी थी। रवि वर्मा को उस रात एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ की आवाज रोबोटिक थी, लेकिन शब्द साफ थे। वार्ड एक्स में जाओ और वहां पड़ी मेज के नीचे लिफाफा देखो। रवि चोरी छिपे पहुंचा और उसे वहां एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मिली। 3 लोग थे, डॉ, सत्येंद्र, नेहा और एक अजीब मशीन से जुड़े बच्चे की तस्वीर। नीचे लिखा था कैंडिडेट 17, कॉन्शियस ओवरराइड ससफल। उस मशीन में बच्चे के सिर के चारों ओर इलेक्ट्रोड्स लगे थे। उसका चेहरा डर से पथरा गया था, लेकिन आंखें खुली थीं। वह मरा नहीं था, बस रोक दिया गया था। रवि को गुस्सा तब आया जब उसने पाया कि यह सब सरकार के एक विभाग नेशनल ह्यूमन इंटरफेस प्रोग्राम के तहत हो रहा था और मंत्री के हस्ताक्षर तक मौजूद थे। जिन बच्चों को निष्क्रिय मस्तिष्क के नाम पर छोड़ा गया, उन्हीं पर यह प्रयोग चलाया जा रहा था। समाज में जो कमजोर माने गए, उन्हें साइंस का ईंधन बना दिया गया। रवि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एक धमकी भरा नोट उसकी गाड़ी में रखा गया। जो ज्यादा जानता है, ज्यादा नहीं जीता। उसी रात रवि ने उस वार्ड एक्स में कैमरा लगाया और जो फुटेज रिकॉर्ड हुई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। रात 3:13 पर एक नर्सिंग यूनिफॉर्म में लड़की अंदर आई। आंखें चमक रही थीं, हाथों की हरकतें असामान्य थीं। वह सीधे जाकर उस मशीन की तरफ बढ़ी जो एक ब्रेन वेव मॉनिटर से जुड़ी थी। उसने उसमें कुछ कोड डाला और वहां लेटे बच्चे की पलकों में हरकत हुई। रवि यह देखकर दहल गया। वह लड़की नेहा थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। कैमरे ने एक वाक्य भी रिकॉर्ड किया जो नेहा ने मुड़कर कैमरे को देखते हुए कहा, मैं अब इंसान नहीं रही। रवि ने रिकॉर्डिंग अपने भरोसेमंद हैकर दोस्त को भेजी। उसने फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम डिकोड किया और पाया नेहा की आंखों में एक अल्ट्रा रेड वेव डिटेक्टर का रिफ्लेक्शन था, जो केवल वायम यूनिट में होता है। वह टेक्नोलॉजी रक्षा अनुसंधान विभाग DRDO द्वारा बनाई गई थी और प्रयोग केवल क्लासिफाइड व्यक्तियों पर किया जाना था। तो फिर सवाल यह था, क्या नेहा को चुना गया था या वह खुद इस प्रयोग की निर्माता बन चुकी थी? जब नेहा ने आखिरी बार मेरी आंखों में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं रही, वह एक उपकरण बन चुकी थी, एक युद्ध का हथियार। और जब उसने मुझे चेतावनी दी तो उसके शब्द ऐसे थे जैसे कोई शैतान मेरी आत्मा में घुसकर बोल रहा हो, अब तुम जो करोगे तुम्हें न रोका जा सकेगा। रवि वर्मा को यह कभी नहीं लगा था कि एक छोटे से सच की खोज उसे इतनी गहरी हानि की ओर ले जाएगी। रात को जब उसने नेहा के साथ बिताए हुए कुछ क्षणों को याद किया तो उसकी आंखों में दर्द और पछतावा भर आया। क्या मैंने सही किया? यह सवाल उसकी आत्मा में गूंजता था। उन दिनों नेहा एक प्यारी, नर्म दिल वाली लड़की थी जो हर किसी की मदद करना चाहती थी, लेकिन अब वह किसी और के हाथों की कठपुतली बन चुकी थी, एक ऐसी बॉम्ब जो कभी भी फट सकती थी। वह लड़की अब केवल एक साइको चिकित्सक के मानसिक प्रयोग का हिस्सा बन चुकी थी और रवि, जो उस रास्ते पर चल पड़ा था, अब खुद को उस गहरे गड्ढे में गिरता हुआ महसूस करता था जहां से लौट पाना मुश्किल था। रवि को उस रात एक बेमेल संदेश मिला, तुम जो देख रहे हो वह सब सच्चाई नहीं है, तुम जो जान रहे हो वह भी झूठ हो सकता है, तुमसे बड़ा खेल खेला जा रहा है। यह संदेश न केवल उसका दिल धड़कने लगा, बल्कि उसे यह एहसास हुआ कि नेहा, जो उसे अपना दोस्त मानती थी, वह अब भी किसी न किसी अज्ञात शख्स के आदेश पर काम कर रही थी। तभी एक और चौंकाने वाला वीडियो लीक हुआ। इसमें नेहा के शरीर से एक अजीब सी मशीन जुड़ी हुई थी जो उसके मस्तिष्क को कंट्रोल करती थी। और जब उस वीडियो का विश्लेषण किया गया तो यह साफ हो गया कि वह मशीन केवल एक जड़ता प्रणाली का हिस्सा थी, जिससे एक व्यक्ति के दिमाग पर गहरी पकड़ बनाई जाती थी। अब सवाल यह था कि क्या नेहा को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा चुका था या वह केवल एक सुपर इंसान बनने की प्रक्रिया से गुजर रही थी? सच की ओर बढ़ते हुए रवि ने जब मीडिया को यह खबर दी तो कोई भी इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। सरकारी अधिकारियों ने उस वीडियो को झूठा और संवेदनशील बताकर उसे कहीं से प्राप्त वीडियो कह दिया। सबूत होते हुए भी यह सब गायब हो गया। रवि का गुस्सा अब पहले से कई गुना बढ़ चुका था। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने सभी नामी पत्रकारों को बुलाया और सामने रखा वह सब कुछ जो उसने जाना था। डॉ. सत्येंद्र, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और प्रोजेक्ट YYOM के हर पहलू को उजागर किया।
लेकिन उसके ठीक बाद वह खुद किसी अज्ञात स्थान पर गायब हो गया। उसकी कार दिल्ली के बाहरी इलाके में एक बंजर सड़क पर पाई गई और उस पर से उसकी ड्राइविंग लाइसेंस और मोबाइल फोन गायब थे। क्या रवि को छुप कराया गया था? एक दिन बाद रवि की गुमशुदगी पर एक साइलेंट वीडियो जारी हुआ। यह वीडियो एक अंधेरे कमरे से रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें रवि बंधा हुआ था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसकी जुबान खामोश थी। अचानक एक कटा हुआ चेहरा सामने आया। वह डॉक्टर सत्येंद्र था, और फिर उसने जो कहा वह रवि के साथ साथ सभी को हिला देने वाला था। तुमने मेरे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की। अब तुमने खुद को एक ऐसे खेल में फंसा लिया है जिसका अंत बहुत दर्दनाक होगा। नेहा अब फेज 6 में प्रवेश कर चुकी है, और वह सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदलने वाली है। इसके बाद वीडियो कट गया और उसे भेजने वाला संदेश बंद हो गया। अब यह स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर सत्येंद्र का उद्देश्य केवल मौत नहीं, बल्कि दुनिया भर में एक नई तरह की शक्ति और नियंत्रण स्थापित करना था। रवि की गायबगी के बाद उसके सहयोगी ने एक पुरानी फाइल ढूंढी, जिसमें लिखा था फेज 6 ग्लोबल एक्टिवेशन प्रोटोकॉल। इस फाइल में एक खुफिया टेक्नोलॉजी का जिक्र था, जो बिना किसी बाहरी सहायता के मनुष्यों के मस्तिष्क को पूरी तरह से कंट्रोल करने में सक्षम थी। और यह कंट्रोल अब केवल नेहा तक ही सीमित नहीं था, वह अब दुनिया के कई हिस्सों में फैलने वाला था। क्या नेहा अब एक सुपरह्यूमन बन चुकी थी, या क्या वह अब एक एजेंट बन चुकी थी जिसे सरकार ने पूरी दुनिया में एक नई शक्ति का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया था? रवि वर्मा को आखिरी बार उसी गुप्त जगह में देखा गया था, जहां से हर सत्य को खोजना अब एक खतरनाक मिशन बन चुका था। लेकिन वह वापस नहीं लौटा। 2 दिन बाद एक वीडियो क्लिप मिली, जिसमें रवि का चेहरा दिखा। उसे जानलेवा हालत में रखा गया था, और फिर एक रहस्यमयी आवाज आई, तुमने जितना सच जानने की कोशिश की, अब उतनी ही सजा तुम्हें मिलेगी। नेहा की मां शीला देवी, जो हर दिन अपने घर की चौखट पर बैठी रहती थी, अब इस उम्मीद में थी कि उसका बेटा रवि उसे सच बताएगा। 1 महीना बीत चुका था और रवि का कोई संदेश नहीं आया था। वह परेशान और टूट चुकी थी। हर दिन अस्पताल के बाहर बैठकर भगवान से एक ही सवाल करती थी, क्या मेरा बच्चा अब कभी वापस आएगा? उसे विश्वास था कि रवि अपने रास्ते पर था। वह सच खोजने के लिए समर्पित था, लेकिन यह सच एक सजा बनकर सामने आया। नेहा के साथ जो हुआ था, वह न केवल उसे बल्कि उसके परिवार को भी तबाह कर चुका था। रवि वर्मा की गुमशुदगी के बाद शीला देवी को एक पैकेट मिला। वह पैकेट रवि ने भेजा था, लेकिन पोस्टमार्क में कोई तारीख नहीं थी। जब शीला ने उसे खोला तो अंदर से एक वीडियो क्लिप निकली। यह वीडियो एक खुफिया स्थान पर शूट किया गया था। रवि की आंखों में डर और निराशा थी। उसने कहा, मां, अगर तुम यह वीडियो देख रही हो तो मुझे कुछ कहने का समय नहीं बचा है। मुझे लगा था कि मैं सच जानने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मुझे पता चला कि सच जानना कितना खतरनाक हो सकता है। मैं जानता था कि नेहा अब किसी और की कैद में है, लेकिन अब मुझे यह समझ में आया कि वह जो कर रही है वह खुद भी नहीं समझ पाई। इसके बाद वीडियो कट गया और कुछ ही सेकंड में वीडियो में एक अजीब सी चीख सुनाई दी। क्या रवि को सच में कुछ हुआ था? शीला देवी ने वीडियो देख लिया था और उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। उसे यह महसूस हुआ कि वह अब अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन रवि ने जो शब्द कहे थे, उन शब्दों ने उसकी आत्मा में आग लगा दी थी। वह पूरी तरह से हताश हो चुकी थी, लेकिन अब उसका गुस्सा और बदला लेने की इच्छा उसे मजबूर कर रही थी। उसने अब खुद को एक मिशन में लगा दिया। सत्येंद्र को हर हाल में बेनकाब करना होगा। उसने पुलिस से संपर्क किया और उन्हें बताया कि रवि की गुमशुदगी से जुड़ी हर जानकारी उसके पास है, लेकिन पुलिस ने जवाब दिया, यह मामला अब से हमारे हाथों से बाहर है। यह सुनकर शीला देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्यों उसे हर जगह से खारिज किया जा रहा था? क्या कोई सचमुच उससे डर रहा था? एक दिन शीला देवी ने अस्पताल के बाहर एक शख्स को देखा जो उसे अपने पास बुला रहा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसी अस्पताल का एक पुराना डॉक्टर था, जिसने कभी नेहा का इलाज किया था। उसने कहा, तुमने सही सुना, नेहा अब किसी और के हाथों की कठपुतली नहीं रही। वह खुद ही इस सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। वह अब पूरी दुनिया का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के करीब है। डॉक्टर ने बताया कि प्रोजेक्ट बीवायोम ने अब एक नई दिशा ले ली है। फेज 7 में मानव संवेदनशीलता को नियंत्रित किया जा रहा था, जिससे पूरी दुनिया पर एक तरह का मानसिक कब्जा किया जा सके।
नेहा अब इस मिशन का मुख्य हिस्सा बन चुकी थी। जब तक वह सही समय पर एक्टिवेट नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अब वह समय आ चुका था। नेहा को फ्री किया जा चुका था और वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। क्या अब दुनिया का सम्राट बनने का समय आ चुका था? वह डॉक्टर एक छुपा हुआ राज खोलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही कुछ अजनबी लोग आकर उसे उठा ले गए। हालांकि एक कागज का टुकड़ा वहीं गिरा था जिस पर लिखा था, इस योजना में अब एक नया मोड़ आ चुका है। नेहा को उसके शरीर और मस्तिष्क पर पूरी तरह से नियंत्रण मिल चुका है। हम उसे ऑन ऑपरेशन नायक के तहत पूरी दुनिया में भेजेंगे ताकि दुनिया को एक नए आकार में ढाला जा सके। यह कागज शीला देवी के हाथों में था और उसका दिमाग घुमा हुआ था। क्या यह सच था? क्या अब यह योजना पूरी दुनिया में तबाही मचाएगी? तुमने खुद को इस घातक खेल में क्यों फंसा लिया? यह सवाल उन आखिरी शब्दों के रूप में गूंज रहा था जो रवि ने शीला देवी से कहा था। लेकिन अब वह सवाल और भी गंभीर हो चुका था, क्योंकि शीला को अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि यह खेल अब उस गहरे अंधेरे में जा पहुंचा है जहां से कोई लौट नहीं सकता। क्या सचमुच नेहा अब एक हथियार बन चुकी थी? शीला देवी की आंखों में एक बेचैनी और दर्द था। उसकी बेटी नेहा, जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा थी, अब एक बर्बादी का प्रतीक बन चुकी थी। एक महिला जो कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती थी, अब दुनिया के सबसे खतरनाक प्रयोग का हिस्सा बन चुकी थी। शीला देवी ने अपनी सारी उम्मीदें और विश्वास खत्म होते हुए महसूस किया। वह रातों को जागकर केवल एक ही सवाल सोचती रहती, क्या सचमुच नेहा उसे वापस मिल सकेगी? क्या वह पहले जैसी हो पाएगी, या अब वह दुनिया के लिए सिर्फ एक उपकरण बन चुकी है? अब तक जिन बातों को हम केवल अटकलों की तरह सोच रहे थे, वह सब एक एक करके सच साबित हो रही थी। शीला देवी को एक गुप्त संदेश मिला था। संदेश में लिखा था, तुमने जो सोचा वह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम था। नेहा अब उसी हकीकत का हिस्सा बन चुकी है जिसका तुम कभी अंदाजा नहीं लगा सकती थी। वह अब वो नहीं रही जो तुम समझती हो। वह पूरी दुनिया की कुंजी बन चुकी है। यही नहीं, संदेश में यह भी बताया गया कि फेज 8 का असली उद्देश्य अब सामने आने वाला था। नेहा अब ऑन ऑपरेशन नायक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी और इसके बाद उसे पूरी दुनिया में सक्रिय किया जाएगा। वह अब न केवल एक प्रयोग का हिस्सा थी, बल्कि एक शक्तिशाली हथियार बन चुकी थी जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकती थी। शीला देवी ने यह सब देखा और महसूस किया कि उसे इस सत्य का सामना करना पड़ा है। वह उस चक्र व्यूह में फंसी हुई थी जिससे बाहर निकलना अब नामुमकिन था। उसे गुस्सा आया, गुस्सा डॉ सत्येंद्र पर, गुस्सा उस सिस्टम पर जिसने उसकी बेटी का दिमाग छीन लिया, गुस्सा उस सरकार पर जो सारी चीजों को छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने दिल में कसम खाई कि वह सब कुछ उजागर करेगी जो छिपाया जा रहा था। लेकिन यही तो समस्या थी। हर कदम जो वह उठाती थी वह किसी न किसी संकट का कारण बन जाता था। वह जान चुकी थी कि अब जो भी कदम वह उठाएगी उसके बाद उसे या तो सब खोना पड़ेगा या फिर कुछ बहुत बड़ा हासिल करना होगा। लेकिन उसके पास समय नहीं था। नेहा की स्थिति अब और भी खतरनाक होती जा रही थी। शायद यही वह समय था जब सच और झूठ के बीच की सीमाएं खत्म हो चुकी थीं। शीला देवी ने एक खुफिया सूत्र से सूचना प्राप्त की थी कि नेहा अब फेज 9 में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें मानव मस्तिष्क को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता था। एक तकनीकी दस्तावेज में यह खुलासा हुआ था कि नेहा पर यह प्रयोग कई सालों से चल रहा था और उसे अब ब्रेन वेव ओवरराइड तकनीक से पूरी तरह से अपडेट किया जा चुका था। यह तकनीक किसी भी मानव को अपनी इच्छाओं से परे पूरी तरह से नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती थी। यह खुलासा जानकर शीला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या नेहा अब अपने परिवार और खुद के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी? क्या अब कोई उपाय नहीं था? वह किसी तरह उस रहस्यमय स्थान तक पहुंचने में सफल हो गई जहां डॉ सत्येंद्र और उसकी टीम ने फेज 10 की तैयारी की थी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो उसने देखा वह उसकी कल्पनाओं से भी परे था। वहां एक विशाल मशीन थी जिसे सिंथेसिस कहा जा रहा था। यह मशीन अब किसी भी इंसान के मस्तिष्क को पूरी तरह से एक नेटवर्क से जोड़ सकती थी। जैसे ही वह मशीन सक्रिय हुई, शीला देवी को महसूस हुआ कि यह प्रयोग अब उस स्तर तक पहुंच चुका है जहां इसे रोकना असंभव होगा। और तब वह द्रुत गति से एक और चौंकाने वाली बात हुई। नेहा
जो अब पूरी तरह से जगा हुआ था वह उसी मशीन से जुड़ी हुई थी। उसने अपनी आंखों से यह देखा, नेहा के मस्तिष्क में अब एक अजीब सी चमक थी और वह उसी मशीन से नियंत्रित हो रही थी जो पूरी दुनिया के दिमाग को नियंत्रित कर सकती थी। क्या यह सच था? क्या अब पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता था? क्या तुम सच में वह जानना चाहती हो जो तुम्हें कभी नहीं जानना चाहिए था? यह सवाल एक ऐसी आवाज में गूंजा था जिसे सुनकर शीला देवी का दिल दहल गया। वह हमेशा से इस सवाल का जवाब जानने की इच्छा शक्ति रखती थी, लेकिन आज वह जान चुकी थी कि इस सवाल का उत्तर उसे कभी भी खुश नहीं रख सकता था। अब वह और भी ज्यादा जानने के लिए मजबूर थी, लेकिन क्या वह इस खतरनाक खेल को खत्म कर सकेगी? शीला देवी अब हार चुकी थी। वह पूरी दुनिया से लड़ चुकी थी, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए जो भी किया, उसका असर कहीं ना कहीं नेहा पर भी पड़ा था। उसकी आंखों में अब वो दर्द नहीं था जो पहले हुआ करता था। अब वह केवल एक मशीन बन चुकी थी, एक वह जो इंसानियत की सीमा से बाहर चली गई थी। और शीला देवी अपने बेटे रवि की गुमशुदगी के कारण पहले ही टूट चुकी थी। यह सोचकर कि अब उसकी बेटी भी नहीं बच सकती, उसके भीतर एक गहरी चुप पे बैठ चुकी थी। लेकिन तभी एक नई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सत्येंद्र ने एक घातक फैसला लिया था। वह अब नेहा के साथ एक अंतिम प्रयोग पर काम कर रहा था, जिसे विकृति नाम दिया गया था। यह प्रयोग अब तक का सबसे खतरनाक था, जिसमें किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के पूरे नियंत्रण को बाहरी सिग्नल द्वारा पूरी तरह से प्रभावित किया जा सकता था। और यह सिग्नल अब नेहा के दिमाग से आ रहा था, जो पूरी दुनिया के लिए एक हद से ज्यादा खतरनाक था। जैसे ही शीला देवी को इस बात का पता चला, उसका दिल छलक उठा। उसने तय कर लिया था कि अब वह इस साजिश को हर हाल में समाप्त करेगी, लेकिन इस मिशन में उसे अब खुद को पूरी तरह से खोना पड़ेगा। शीला देवी का गुस्सा अब उस हद तक बढ़ चुका था जहां वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। सत्येंद्र, जो पहले एक भरोसेमंद शख्स था, अब एक खतरनाक अपराधी बन चुका था। उसने नेहा को एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बना दिया था जो पूरी दुनिया पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहा था, और अब नेहा ने उस सिस्टम को पूरी तरह से अपनाया था। यह सारा खेल इंसानियत के खिलाफ था, और शीला देवी जान चुकी थी कि उसे अपने अंत तक जाना होगा। वह जो भी कदम उठाती, उसे अब और भी ज्यादा साहसिक बनना था, क्योंकि यह केवल एक इंसान की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह पूरी दुनिया के भविष्य की लड़ाई बन चुकी थी। एक दिन जब शीला देवी ने अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले पर विचार किया, तो अचानक एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। उसने पाया कि वह सिर्फ एक रॉकेट वैज्ञानिक नहीं थी, बल्कि उसकी खुद की जीनोटाइप का उपयोग इस परियोजना में पहले किया जा चुका था। और यह कोई और नहीं बल्कि सत्येंद्र का ही एक गुप्त हिस्सा था। उसने उसे जानबूझकर इस खेल में घसीटा था। शीला देवी का दिल टूट चुका था। वह अब समझ चुकी थी कि वह कभी भी इस खेल से बाहर नहीं आ सकती थी। उसकी अपनी जीवन शैली, उसकी सारी सोच, सब कुछ डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा डिजाइन किया गया था। वह जो भी करती, वह हमेशा उसी के ट्रैप में फंस जाती। अब सब कुछ साफ था, लेकिन क्या यह सचमुच अंत था? नहीं, अंतिम सत्य अभी सामने आना बाकी था। जैसे ही शीला देवी ने विकृति प्रयोग को रद्द करने का फैसला लिया, अचानक नेहा की आंखों में वह चमक वापस आ गई जो एक बार पूरी तरह से खो गई थी। उसने कहा, मां, तुमने मेरे लिए सही किया, लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं वह किसी के भी बस का नहीं है। यह खेल अब और भी बड़ा होने वाला है। हम जो सोचते हैं वह कभी भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकता। और तभी एक रहस्यमयी ध्वनि आई, अब कोई वापस नहीं आ सकता। शीला देवी को एक बार फिर से एहसास हुआ कि यह आखिरी वाक्य कोई इत्तेफाक नहीं था। यह सचमुच एक नया खेल शुरू होने वाला था, और अब उसे हर कदम उठाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी, क्योंकि अब यह केवल नेहा या सत्येंद्र की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह पूरी दुनिया के अस्तित्व की लड़ाई थी। शीला देवी ने वह खतरनाक कदम उठा लिया था जिससे यह पूरी दुनिया बदलने वाली थी। अब सवाल यह था, क्या वह इस अंधेरे से निकल पाएगी, या फिर इस खेल के अंत में उसकी जान की भी कोई कीमत नहीं होगी? यह कहानी अब अपने अंत तक पहुंच चुकी है, जहां हर कदम पर अनकहे रहस्यों और गहरे दर्दों का सामना किया गया। शीला देवी, जो अपनी बेटी को बचाने की चाह में दुनिया से भिड़ गई, आखिरकार उस खेल के खिलाफ खड़ी हुई जिसे कभी उसने केवल एक दूर का सपना समझा था।
लेकिन क्या सचमुच वह इस खेल से बाहर निकल पाई, या फिर उसने भी अपने परिवार और दुनिया के भविष्य को एक बड़े अंधेरे में धकेल दिया? कुछ सवाल अनुत्तरित रह गए हैं और कुछ सच कभी खुल नहीं पाएंगे। लेकिन इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी हमें अपने सबसे करीबी लोगों से भी बड़े और खतरनाक सच का सामना करना पड़ता है। कहानी का अंत क्या होगा, यह हमेशा हमारे मन में एक जिज्ञासा छोड़ जाता है। क्या आप इसका जवाब जानना चाहते हैं?